उम्मीदों से भरे देश की कमान आई एक ऐसे इंसान के हाथ में जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री बनते ही उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं थीं। जरा सोचिए, अगर आपको किसी ने एक बहुत बड़े घर को दे दिया हो, लेकिन उस घर की हर अलमारी खाली हो, पाइप टूटे हुए हों और घर के आधे लोग गुस्से से दूसरे घर जा चुके हों। यही हालात आज़ाद भारत का था। They left us with a 16% literacy rate, with a 90% poverty rate. 90% of the Indian population was living below the poverty line when the British left. They left us with a 27-year life expectancy. There is a person born in India, the average Indian could not expect to live beyond the age of 27 in 1947. They left us with the world's highest rates of maternal mortality, infant mortality, of disease, of all sorts of problems. That's where we came from. That's where we start from. So when you look at where we were reached, and you have every reason to complain, after all, we have been free for 77 years. If people say you're the one to blame but yourselves, that's partly true. But where did we start from? That is what we have to remember also. पंडित नेहरू के सामने कई चुनौतियां थी। उसमें पहली चुनौती थी जो था खाली खजाना। उस समय एक आम भारतीय सिर्फ मात्र 250 रुपए पूरे साल का कमा पाता था। नेहरू के सामने जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी वो थी बीमारी का साया। हर 1000 बच्चों में से लगभग 150 में से 180 बच्चे अपने पहले साल में ही मर जाते थे। इंसान की औसत उम्र सिर्फ 32 साल थी, यानी आज के हिसाब से जो उम्र जवानी की मानी जाती है, उस उम्र में लोग बूढ़े और बीमार हो चुके होते थे। मलेरिया, टीबी, चेचक, हैजा, प्लेग जैसी बीमारियां बहुत आम हुआ करती थीं, जिसमें हजारों जानें जाती थीं। पंडित नेहरू के सामने तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी लिटरेसी रेट पढ़ा ना होना। आज़ाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, लेकिन उसमें 100 में से सिर्फ 12 लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। नेहरू के सामने चौथी सबसे बड़ी समस्या थी भारत पाकिस्तान का बंटवारा, जिसमें 20 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, जिसमें लोगों को अपने घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा, रिफ्यूजी कैंपों में रहना पड़ा, भुखमरी, वायलेंस का सामना करना पड़ा, जहां लाखों की संख्या में लोग मारे गए, घर के घर बर्बाद कर दिए गए। पंडित नेहरू के सामने चुनौती थी इसको रोकना। नेहरू के सामने जो पांचवी सबसे बड़ी चुनौती थी वो था खेतों में सूखा और थाली में कमी। उस समय खेती के तौर तरीके सैकड़ों साल पुराने थे। लकड़ी के हल, सिंचाई की कोई ठीक व्यवस्था नहीं, खाद का नामो निशान नहीं, और सबसे बड़ी बात, जो किसान खेत में दिन रात पसीना बहाता था वो उसकी ज़मीन अपनी नहीं होती थी, किसी जमींदार की होती थी। इसका नतीजा बार बार अकाल। सिर्फ कुछ ही साल पहले 1943 में बंगाल के अकाल में लाखों लोग भूख से मारे गए थे। आज़ादी के बाद भी हालात ऐसे ही थे, देश को बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, भारत को खेती बाड़ी का देश कहा जाता है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। भारत में बहुत सारे लोग भूखमरी से मारे जाते थे। 1943 का फेमाइन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ बंगाल में लाखों लोगों की जान गई और भारत को आज़ादी के बाद भी खाने मंगवाने पड़ते थे। नेहरू के सामने अगली सबसे बड़ी समस्या थी रियासतों का एकीकरण करना, जहां पर 565 रियासतें थी, जिसमें हर एक टुकड़ा एक छोटी या बड़ी रियासत थी जिसका अपना राजा, नवाब या महाराजा था। कोई रियासत बस कुछ गांव जितनी थी तो कोई पूरे यूरोप के किसी देश जितनी बड़ी थी। अब सोचिए 565 राजाओं को मनाना कि वो अपनी बादशाही छोड़कर भारत में मिल जाएं, कितनी बड़ी समस्या थी। एक एक कर लगभग सभी रियासतें भारत में मिल गई, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसी कुछ रियासतों का मामला थोड़ा मुश्किल और नाजुक रहा। समस्याओं का हमने जिक्र किया, वो समस्याएं पंडित नेहरू को विरासत में मिली। पंडित नेहरू ने इसके बावजूद भी भारत में लोकतंत्र की नींव रखी। शिक्षा, सेहत, खेती की भी पंडित नेहरू ने नींव रखी। पंडित नेहरू को भारत के विकास को माइनस से स्टार्ट करना था और आगे बढ़ाना था। सबसे पहली मंजिल थी विज्ञान और टेक्नोलॉजी। नेहरू जी कहते थे, साइंस इज़ द वेरी टेक्सचर ऑफ लाइफ, यानी विज्ञान सिर्फ लैब में बंद चीज़ नहीं है बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। नेहरू की ये दूरदर्शिता और उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट की झलक उनके बनाए गए संस्थानों में भी दिखती है। पंडित नेहरू ने एम्स बनाया, पंडित नेहरू ने IITs बनाए, पंडित नेहरू ने IIM बनाए। इसके अलावा पंडित नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी कमीशंस बनाया। उसके बाद जाके उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना रखी, उसकी नींव रखी। वहीं से आगे चलकर पंडित नेहरू ने इसरो की भी स्थापना और उसकी नींव रखी। देश के सुरक्षा के लिए उन्होंने DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। अगर हम उद्योग और अर्थव्यवस्था की बात करें तो पंडित नेहरू ने LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगाए। पंडित नेहरू इन्हें भारत के नए मंदिर के तौर पर देखते थे, क्योंकि जैसे मंदिर में लोग श्रद्धा से जाते हैं, वैसे फैक्ट्रियां देश की तरक्की का केंद्र बने। तो पंडित नेहरू ने साहित्य अकादमी की स्थापना करी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना करी, ललित कला अकादमी की स्थापना करी। ये तीनों संस्थान भारत के सिर्फ साइंस वाला देश नहीं बनेगा, बल्कि अपनी कला और संस्कृति को भी बराबर इज्जत देगा। और वहीं पंडित नेहरू की अगर हम सोच की बात करें, पंडित नेहरू लिबरल डेमोक्रेसी और संविधानवाद में बिलीव करते थे, सेकुलर स्टेट में बिलीव करते थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते थे और मॉडर्निटी की बात करते थे। चाहे वो हिंदू महिलाओं की संपत्ति में अधिकार की बात हो, शादी, तलाक जैसे
गोद लेने जैसे कानूनों में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाए। समस्याओं के साथ एक और बड़ी समस्या थी, वो थी भारत की विदेश नीति कि हम किस खेमे में शामिल होंगे, क्या हम अमेरिका की तरफ होंगे या हम यूएसएसआर की तरफ होंगे। लेकिन पंडित नेहरू ने एक नया रास्ता चुना जहाँ पर हम किसी भी खेमे में नहीं जाएंगे, हम अपनी आज़ादी, अपनी सोच, अपने फैसले खुद लेंगे और यहीं से जन्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। पंडित नेहरू का मानना था कि भारत किसी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बनेगा, बल्कि एक स्वतंत्र आवाज़ बनेगा।